हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 18 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो दिन की शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरी डेली की जो क्लासेस होती हैं उन सभी के अपडेट आपको मिल जाएंगे। जो फ्री क्लासेस होती हैं और जो पेड क्लासेस होती हैं उन सब के बारे में आपको यहां से पता लग जाएगा। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कशन भी वहां पर कर सकते हो। साथ में आज के पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, पीडीएफ का भी डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इन विच पीरियड वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020। आपसे कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 का आयोजन किया जा रहा है कब से लेकर कब तक। इसकी शुरुआत करी गई है 16 अक्टूबर से और ये चलेगा कब तक? 22 अक्टूबर तक। ये कब तक चलेगा? 22 अक्टूबर तक। तो ध्यान रखिएगा, 16 से लेकर 22 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है इस वीक को मनाने का फार्मर्स वेलफेयर, कि किसानों के वेलफेयर के लिए हमें आगे काम करना है, रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें आगे काम करना है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को गांवों में सेटअप करना है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। साथ में ध्यान रखिएगा, साल 2020 का अंतरराष्ट्रीय फूड एंड एग्री वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका इनॉग्रेशन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट की मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ये फार्मर वेलफेयर स्कीम की बात हो रही है, रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो इन तीनों को मिलाकर एग्री वीक इंटरनेशनल फूड ये जो मनाया जा रहा है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 20,000 करोड़। कितनी? 20,000 करोड़। अल्टीमेटली कहने का मतलब है 16 से लेकर 22 अक्टूबर के इस सप्ताह के बीच में भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम लॉन्च करी जाएंगी उन सब की एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी मिलाकर 20,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अन्न देवो भव अवेयरनेस कैंपेन। ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अन्न देवो भव अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। बाय द वे आपको बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक हम लोग इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक मना रहे हैं। इसी सप्ताह के दौरान अन्न देव भव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी इस टाइम पे नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। ध्यान रखिएगा, हरसिमरत कौर बादल ने भी कुछ टाइम पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया और अतिरिक्त पदभार नरेंद्र सिंह तोमर को उनका दे दिया गया। तो नरेंद्र सिंह तोमर रूरल डेवलपमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दोनों ही संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two countries has signed normalization peace deal recently। इनमें से कौन से दो देश हैं जिनके द्वारा नॉर्मलाइजेशन पीस डील आपस में साइन करी गई? नॉर्मलाइजेशन पीस डील एक्चुअली तब साइन करी जाती है जब दो देशों को किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से आपस में सुलह करनी पड़ती है। तो ये दो देश कौन से हैं? ये दो देश हैं इजराइल और यूएई। इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में, या संयुक्त अरब अमीरात भी इसी को बोलते हैं, इन दोनों देशों के बीच में नॉर्मलाइजेशन पीस डील अभी साइन करी गई। इसका मेन मकसद क्या है इसको समझो। अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना था कि लेबनान की कैपिटल बेरूत में आपने देखा था ब्लास्ट हो गया था। वहां पर आग लग जाने की वजह से कई सारे छोटे बड़े ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ था। लगभग बेरूत तो पूरा राख में बदल गया था और उसके बाद लेबनान की सरकार भी गिर गई। लेबनान में उसके बाद नए प्रधानमंत्री भी अपॉइंट किए गए, आपने देख लिया, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया। तो यहां पर अब स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, लेबनान ये है, ये जो मैप में आपको दिख रहा है दिस इज लेबनान। लेबनान में अभी भी पीस कायम नहीं है, नई सरकार आ चुकी है, उसके बाद भी लोगों के द्वारा पीस कायम नहीं है। काफी उपद्रव यहां पर मचा हुआ है जिसका इम्पैक्ट आसपास के देशों पर भी पड़ रहा है। ठीक है, और साथ में यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करी जाए, अंतरराष्ट्रीय संस्था की अगर बात करी जाए, तो यूएन की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हर जगह शांति रहे, अशांति का वातावरण ना हो। तो इस केस में है कि आप यहां पर समझो, जो लेबनान है ये इधर सीरिया से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है
और दूसरी तरफ इजराइल से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब सीरिया से तो कुछ होने वाला नहीं है, सीरिया के बारे में तो आपको पता ही है। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इजराइल की, जो कुछ कर सकता है। अब अगर इतने कंट्रीज में, इन सभी अरेबियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो इन सभी कंट्रीज में सबसे ज्यादा पैठ अगर किसी की है तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरात की। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि यूएई इन सभी अरेबियन कंट्रीज में पहला ऐसा अरब नेशन बना जिसने अभी कुछ टाइम पहले मंगल पर अपना एक सैटेलाइट भेजा है। इसी तरीके से यूएई 2031 तक पूरे वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर बनने की ओर अग्रसर है। तो इन सभी एरियाज में, इन सभी अरब नेशंस में यूनाइटेड अरब अमीरात की अच्छी पैठ है, जिसकी वजह से इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों आगे आए हैं, जिन दोनों के आपस के कोऑर्डिनेशन की वजह से लेबनान में शांति कायम करी जाएगी। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन पीस डील हुई है इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में, इसका मेन रीजन है लेबनान में शांति का वातावरण करना। बात आ रही है समझ? इसके लिए वॉशिंगटन में एक डील करी गई, वॉशिंगटन में वोटिंग कराई गई और वोटिंग में 80 लोग इसके फेवर में रहे और 13 लोग टोटल इसमें पार्ट किया था 93 लोगों ने। तो 13 लोग इसके नॉन फेवर में रहे और 80 लोग इसके फेवर में रहे। तो जाहिर सी बात है ये डील हो गई। और इसी डील को ध्यान रखिएगा, इसी डील को हम लोग अब्राहम एकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे अब्राहम एकॉर्ड किसके बीच में हुआ, इजराइल एंड यूएई, या फिर आपसे पूछे नॉर्मलाइजेशन पीस डील किसके बीच में हुई, तब भी आंसर होगा इजराइल और यूएई। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, ईरान की है तेहरान, रशिया की है मॉस्को, यूक्रेन की है कीव, और फलस्तीन की कैपिटल क्या है? फलस्तीन की दो कैपिटल हैं, एक है ईस्ट जेरूसलम और दूसरी है रामल्ला। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड whom as the special police observer for legislative assembly election of मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कौन है जिनको मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, स्पेशल पुलिस ऑफिसर नहीं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पुलिस की जो ड्यूटी लगेगी, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे पुलिस को। तो ये कौन है? ध्यान रखिएगा, ये कौन है? इनका नाम है मृणाल कांति दास। क्या नाम है? मृणाल कांति दास। तो एम के दास भी इनको बोलते हैं। एम के दास बेसिकली एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। तो रिटायर्ड होने के बाद भी इनको स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बाय द वे, ये जब रिटायर हुए थे तो ये मणिपुर में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर हुए थे। तो अब एक बार फिर से इनको पदभार मिला हुआ है। एक तरीके से आप पदभार तो नहीं, जिम्मेदारी इसको बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें प्रशासन की सारी जिम्मेदारी इनको दी गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र और दूसरे अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं राजीव कुमार, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोरा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल है 324। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक? टाटा मोटर्स ने अभी हाल ही में किस बैंक के साथ हाथ मिलाया? टाटा मोटर्स ने एक पैक्ट साइन किया है एचडीएफसी बैंक के साथ। ये पैक्ट साइन किया गया है, टाटा मोटर्स अपने जितने भी कस्टमर हैं उन सबको फाइनेंस स्कीम देगी एचडीएफसी बैंक के थ्रू। तो अगर कहने का मतलब यह है कि अगर आप टाटा मोटर्स से कोई गाड़ी खरीदते हो कल को, तो टाटा मोटर्स आपको एचडीएफसी बैंक की तरफ से लोन ऑफर करेगा। ओके, तो ये इसका मेन मकसद है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। एचडीएफसी बैंक माफ करिएगा, एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं आदित्य पुरी, और इसी महीने आदित्य पुरी को सक्सीड कर लेंगे शशि जगदीशन। कौन? शशि जगदीशन। शशि जगदीशन को 4 महीने पहले ही अपॉइंट कर दिया गया था एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में, और इसी महीने आदित्य पुरी अब रिटायर हो जाएंगे और शशि जगदीशन उनकी जगह पर आ जाएंगे। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, आईसीआईसीआई के हैं संदीप बख्शी और यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। टाटा मोटर्स की अगर आप बात करें तो टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना सन 1945 में करी गई थी और इसकी स्थापना करी गई थी जेआरडी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा मोटर्स के इस टाइम पर सीईओ कौन है? ये हैं गोयंतर बर्ड्सचेक। क्या नाम है? गोयंतर
बट्स चेक। अगला क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी बॉलर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। ये कौन से पाकिस्तानी बॉलर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा बोल दिया। ये हैं उमर गुल, आप लोग फोटो से ही पहचान गए होंगे। उमर गुल की एज कितनी है? 36 साल की इनकी उम्र है। 36 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट को पूर्णतः अलविदा बोल दिया। इन्होंने आज तक 47 टेस्ट खेले हैं और 47 टेस्ट में इन्होंने 163 विकेट लिए हुए हैं। कितने के एवरेज से? करीब 34 के एवरेज से इन्होंने विकेट लिए हुए हैं। अभी जब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है तो ये पाकिस्तान में ही एक तरीके से आप लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट बोल सकते हो, नेशनल T20 कप की एक खेल रहे थे और नेशनल T20 कप कल के दिन खत्म हुआ है और कल ही इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इन्होंने डेब्यू कब किया था? उमर गुल ने डेब्यू किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में। तो करीब 17 साल का इनका करियर रहा और अब फाइनली ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ध्यान रखिएगा, पिछले साल पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम क्या है? उसका नाम है गेम चेंजर। क्या नाम है? गेम चेंजर। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया है गरीबी को हटाने के लिए। तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हम लोगों ने किस दिन मनाया? ये मनाया 17 अक्टूबर को। इसकी थीम आपके सामने लिखी हुई है। साल 2020 की इस साल की थीम रही एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 300 बेड हॉस्पिटल एट KGMU सैटेलाइट सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी हाल ही में 300 बेड के एक हॉस्पिटल की स्थापना करी गई है KGMU सैटेलाइट सेंटर में। और ये KGMU सैटेलाइट सेंटर उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर इसकी स्थापना करी गई है? ये है बलरामपुर में। अब यहाँ पर KGMU का मतलब क्या है? KGMU का मतलब है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सैटेलाइट सेंटर के अंदर 300 बेड के हॉस्पिटल की स्थापना करी गई। ठीक है, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपका KGMU सैटेलाइट सेंटर है, इसमें ये जो आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो इसके अंदर मेडिकल कॉलेज है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, इस मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। तो कभी भी आपसे पूछे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहां पर है सैटेलाइट सेंटर, तो ये है आपका बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड कपिला कैंपेन। अभी हाल ही में कपिला कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कपिला कैंपेन लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा। यहां पर कपिला का मतलब क्या है? कपिला का फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। कपिला कैंपेन के तहत आप एक तो मतलब समझ ही गए होंगे, इसका मतलब यह है कि छात्रों के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लिटरेसी को बढ़ावा देना है और उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है। मेन मकसद इसका यह होगा कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है लगातार और उन्हें एंगेज करना है नई इन्वेंशंस में और एंटरप्रेन्योरशिप में। जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ज्ञान होगा स्टूडेंट्स को, उतना ही ज्यादा उनका इनोवेशन में ध्यान लगेगा और एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान रहेगा। बाय द वे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मानक ये बोलते हैं कि आपको अपनी हर एक इनोवेशन का पेटेंट सबसे पहले कराना चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ भी नया किया है तो उस पर अपना नाम तो आप अंकित करोगे ना। जब तक उस पर आप अपना नाम नहीं पेटेंट करोगे तब तक वो चीज दुनिया में आपकी वजह से है ऐसा जानी नहीं जाएगी। उसको तो कोई भी अपना नाम दे सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हर पेटेंट क्या होता है? हर इनोवेशन का पहला स्टेप होता है। जब भी आप कुछ नई इन्वेंशन करते हो सबसे पहले आपको पेटेंट कराना होता है। और इसको लॉन्च करने का, कपिला कैंपेन को लॉन्च करने का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है क्योंकि 15 अक्टूबर को अभी हम लोगों ने APJ अब्दुल कलाम साहब की बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। इस वजह से उसी उपलक्ष्य में कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन को रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। समझ गए आप बात को? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनेस्को। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में यूनेस्को में भारत के
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यूनेस्को में अब से भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे विशाल वी शर्मा। इन्होंने किसको सक्सीड किया? जावेद अशरफ को। इससे पहले जावेद अशरफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के रूप में यूनेस्को में सर्व कर रहे थे। अब विशाल वी शर्मा इसको सर्व करेंगे। बाय द वे, विशाल वी शर्मा के बारे में आपको बता दूं, साल 2017 में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए थे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के। अब अगर यूनेस्को की बात करें तो आप फुल फॉर्म तो देख ही सकते हो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी और इसके हेड इस टाइम पर कौन है? ये हैं ऑद्रे अजोले। ऑद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। अभी हाल ही में साल 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने इसमें 94 रैंक सिक्योर करी है, 94th रैंक, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने कंट्रीज को लिस्ट किया गया है? 107 कंट्रीज को इसमें लिस्ट किया गया है, जिसमें आपको नेबर कंट्रीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि ध्यान रखिएगा, नेपाल ने 73वीं रैंक सिक्योर करी है, बांग्लादेश ने इसमें 75वीं रैंक सिक्योर करी है और पाकिस्तान ने इसमें 88वीं रैंक सिक्योर करी है। तो ये 3 नेबर कंट्रीज अपने आप जरूर ध्यान रखना, नेपाल 73 रैंक, बांग्लादेश 75 रैंक और पाकिस्तान 88 रैंक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 ये बोलता है कि भारत 94 रैंक में है और इसी के तहत भारत में कितने प्रतिशत लोग कुपोषण का शिकार है? ध्यान रखिएगा, इस हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत में 14% पॉपुलेशन कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, जिसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से कुपोषित है यहाँ पर लोग। नंबर 1 पे रहा बेलारूस। कौन रहा? बेलारूस। अगला क्वेश्चन है, अ बुक, इस किताब का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। ये न्यूज में चल रही है किताब। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं शशि थरूर। शशि थरूर की ये किताब न्यूज में चल रही है और ये लॉन्च होगी अगले महीने, नवंबर 2020 में ये किताब लॉन्च होगी। ये किताब बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट टॉपिक बनती चली जा रही है। ये किताब बता रही है किस बारे में? ये किताब बेसिकली बता रही है कि पैट्रियोटिज्म या फिर नेशनलिज्म 21st सेंचुरी में क्या है। तो ये किताब इस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन। मतलब कहने का कि 21वीं सदी में भारतीय अगर आप हैं तो आप कैसे डिसाइड किए जाएंगे कि आप नेशनलिस्ट हैं और पैट्रियट हैं। ओके, तो चलिए आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यह मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777, आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो किसी भी सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी में। आप इसका यूज करके यूपीएससी, आईआईटी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी पर और आपको फीस में 10% का सीधा छूट मिल जाएगी। आज की बात यहीं तक, आपका दिन मंगलमय हो, बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह 4 बजे फिर मुलाकात होगी।